चैप्टर 2। देखो चैप्टर 2 के जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है ना, उनको जल्दी जल्दी निपटाना है, क्योंकि वो सब बहुत फेमिलियर से हैं, इजी हैं, पढ़े हुए हैं, इसलिए उनको लिख के लाया हूं। और हम पढ़ेंगे वहां से जब स्टार्ट हो जाएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन वाला पार्ट, उससे पहले का जस्ट समझ लो, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे डिस्टेंस कभी भी दो पॉइंट्स के बीच नहीं होता। डिस्टेंस का मतलब हमेशा क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट ने जो ट्रेवल किया उसे डिस्टेंस बोलते हैं। अगर पिक्चर में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जो चल के गया है, तो डिस्टेंस की बात ही नहीं होती, डिस्टेंस कभी पूछा ही नहीं जा सकता। तो डिस्टेंस की बात ही तब होगी। अब अगर मैं बोलूं कि जैसे ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ, तो मैंने क्वेश्चन गलत पूछा। इनके बीच का डिस्टेंस नहीं हो सकता, इनके बीच की डिस्प्लेसमेंट तो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये स्ट्रेट लाइन पाथ, इनके बीच का डिस्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा कि अगर ए पॉइंट से कोई बंदा चला है तो वो बी तक पहुंचा है, तो किस पाथ से पहुंचा है उसकी लेंथ होगी डिस्टेंस, तो वो चलने वाले पे डिपेंड करेगा। कोई ऐसे चल के जाएगा, कोई ऐसे चल के जाएगा, कोई ऐसे चल के जाएगा, सबका डिस्टेंस क्या होगा? अलग। तो दिस इज लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। जीरो मतलब अगर चला ही नहीं है, लेकिन अगर चला है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ होगा, चाहे वो टेढ़ा चले, सीधा चले, पीछे चले, डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होंगे? जब स्ट्रेट लाइन में जा रही है बॉडी। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रही तो डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ। बेटा कल बात करेंगे तुम्हारी क्लास में। हाँ भाई, नहीं वो 9th में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो ए से बी तक का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? एरो कहां से स्टार्ट होगा? इनिशियल पोजीशन से, और किस तरफ पॉइंट करेगा? फाइनल पोजीशन। तो द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन इनिशियल, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव ऐसे जा रहा है, फिर वापस आना शुरू हुआ तो नेगेटिव। देखो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर्स के लिए हमेशा यही करना होगा कि एक तरफ अगर पॉजिटिव लेते हो तो दूसरी तरफ नेगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब मान लो कि इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो अगर कोई इधर 5 मीटर चल के गया तो वो 5 है, लेकिन अगर कोई इधर 5 चल के गया तो वो -5, क्योंकि उसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई। ऐसा यूनिट तो इसकी भी क्या है? मीटर। लेकिन पता ही नहीं है ना कि, अभी बात करेंगे जो चीज नहीं पता, फिर कोई सोचेगा बैठ के वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स ये कौन सी चीज आ गई। एवरेज स्पीड पता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यूनिट मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक। आयशा 7 बजे की क्लास हो गई है। ये पता है तुझे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट? पता है 9th में पढ़ा था, वही चीज है, दोबारा अभी कुछ नया नहीं पढ़ा है। इधर देखो,
एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। जब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि जो अगर एक बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई है, बीच में क्या हुआ है उससे हमें मतलब नहीं है, हम कह रहे हैं बस एवरेज बता दो कि टोटल उसने 200 किलोमीटर ट्रेवल किया और 4 घंटे में किया तो 50 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड हो गई। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसने 1 घंटे में 50 किलोमीटर किया भी होगा कि नहीं किया होगा। हो सकता है पहले एक आवर में ट्रैफिक कम हो तो पहले 1 घंटे में 100 किलोमीटर चल गया वो, और अगले 100 किलोमीटर चलने में उसे 3 घंटे लग गए। बट बीच की डिटेल्स में इफ वी आर नॉट इंटरेस्टेड तो हम उसका क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, डिपेंड्स ऑन एंटायर जर्नी, टोटल डिस्टेंस यूज करना है क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट नहीं यूज करना है बिकॉज वो किसके लिए होता है, वेलोसिटी के लिए। ठीक है, ऐसा यूनिट एग्जांपल। अच्छा, ये वाला केस अभी छोड़ो, पहले इधर देखो। केस 1 जो इस एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल्स होंगे वो किस टाइप के हो सकते हैं। पहला केस ऐसा हो सकता है कि मान लो एक बॉडी चली है ए से बी, ठीक है, एक बॉडी चली है ए से बी और इस ए से बी के डिस्टेंस को वी आर डिवाइडिंग इन 3 पार्ट्स, नॉट इक्वल पार्ट्स, बट हमें पता है कि हर पार्ट का डिस्टेंस पता है और हर पार्ट को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा है ये पता है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, देखो एवरेज स्पीड का अपने पास कोई सिंबल नहीं है, बट मैं उसका सिंबल क्या ले रहा हूं, v, बट v इज यूज्ड फॉर वेलोसिटी। बट व्हाई वी आर टेकिंग v, बिकॉज इस सेकंड चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम ये मान रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली कि बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी सेम एंड सो इज स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी के लिए क्योंकि एवरेज स्पीड का मेरे पास कोई सिंबल नहीं है तो मैं v एवरेज ही लिख लूं उसको, लेकिन तुम उसको वेलोसिटी मत मानना, वो है क्या, स्पीड। तो स्पीड क्या है, टोटल एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो बताओ इस केस में टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, s1 प्लस अपॉन टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2 प्लस t3, समझ गए। अच्छा, हो सकता है कोई और केस दिया हो। दूसरा केस क्या है कि वो हर एक पार्ट का डिस्टेंस ना देकर वो बोलेगा कि ये वाला जो स्ट्रेच है दिस इज कवर्ड विद अ स्पीड v1, फिर यहां से यहां तक वो v2 स्पीड से कवर किया गया और यहां से यहां तक v3 स्पीड से कवर किया गया। इसको कवर करने में टाइम लगा t1, इसको कवर करने में टाइम लगा t2, इसको कवर करने में टाइम लगा t3। तो अब बताओ एवरेज स्पीड क्या है, समझ आया। यहां पे एवरेज वर्ड सुन के बच्चे एक गलती करते हैं कि वो कहते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3, बट ये मैथ वाला एवरेज नहीं है। दिस इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। अब तुमने, अगर तुम्हें ऐसा लग भी रहा हो कि मैं v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3 कर दूं तो तुम एक बार अपने आप से पूछ लेना रुक के कि क्या मैंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन फॉर्मूला लगाया। अगर नहीं लगाया तो तुम कुछ भी करोगे वो आंसर गलत ही होगा। तो चाहे कितना भी आसान लगे क्वेश्चन, हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो इन दिस केस v एवरेज इज v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन टोटल टाइम इज, क्लियर है। या फिर केस 3, अब क्या रह गया बताओ, v1 वेलोसिटी से, स्पीड से s1 डिस्टेंस कवर किया गया, v2 स्पीड से s2 डिस्टेंस कवर किया गया, v3 स्पीड से
S3 डिस्टेंस कवर किया गया। नाउ इन दिस केस V एवरेज इज टोटल डिस्टेंस इज S1 प्लस बाय टोटल टाइम। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3। समझ में आया? और इतना प्यार से वो सवाल नहीं देगा कि हर एक स्ट्रेच के लिए एक ही चीज दी है। ऐसा भी तो हो सकता है पहले स्ट्रेच के लिए V1 दिया हो, लेकिन मतलब V और S दिया है, लेकिन दूसरे के लिए V और T दिया है, तो तुम्हें उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। हर एक स्ट्रेच के लिए तुम्हारे पास सिंपल फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो फॉर एवरी स्ट्रेच तुम जो मर्जी लगाओ, तुम्हें हर स्ट्रेच का डिस्टेंस निकालना है और हर एक का टाइम निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना है। हमने 9th में करे हुए हैं ये क्वेश्चन। समझ आया? मैं वर्कशीट में डाल दूंगा 4-5। इस चैप्टर में आगे और बहुत चीजें हैं, अगर कोई टॉपिक बनाएगा तो इससे कम पूछेगा, लेकिन फिर भी हमें करने हैं वो क्वेश्चन। मैं वर्कशीट में डाल दूंगा, खुद प्रैक्टिस करके आना, मैं डाउट्स ले लूंगा। अब सोचो सोचो सोचो, ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर तीनों टाइम बराबर हो, अगर तीनों टाइम बराबर हो, तो क्या आंसर आएगा इसका? अपॉन 3। अभी तो टी से टी कटेगा भी तो, अगर टी कॉमन आ रहा तो। इफ टी इज सेम, तो वी एवरेज इज V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3। समझ आया? तो ये तो एवरेज हुआ, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3। इसका मतलब है कि मैथ वाला एवरेज का फॉर्मूला कब लगा सकते हैं? जब टाइम इक्वल हो, है ना। तो यहां पे जो स्पेशल केस में डाल रखा है V1 प्लस V2 बाई 2, वो सिर्फ तभी लगाना जब टाइम क्या हो? इक्वल। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि स्पेशल केस अलग से याद रखा जाए, तब तो लग ही गया ना। तो ऊपर से ऊपर वाला टी नहीं काटेगा, लक्ष्य स्पेशल, ठीक है। और यहां पे एस अगर सेम हो तो ऐसा कुछ आएगा, बट अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं, यहां से बना के अपना करते। हाँ बिल्कुल ठीक। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पता है, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal intervals of time, that is uniform motion. But when a body travels equal distances in equal intervals of time, क्या मैं यहीं रुक जाऊं? इसके बाद एक और लाइन भी लगानी जरूरी है इस when a body covers equal distances in equal intervals of time, however small these time intervals may be. क्यों? मान लो देखो, एक बॉडी का तुमने 5 घंटे तक मोशन स्टडी किया, और वो 125 किलोमीटर चली, तो एक घंटे में कितनी चली? 25। एवरेज नहीं, हमने कहा चलो एक एक घंटे में डिवाइड करके देखते हैं, एक एक घंटे में डिवाइड करके देखते हैं। तो हर एक घंटे का जो डिस्टेंस आया वो 25 किलोमीटर ही आया। तो ये हुआ ना इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो इस डेटा को देखकर मैंने बोला कि स्पीड यूनिफॉर्म है। तो क्या मैंने सही बोला? अब मैंने पहले 1-1 आवर्स के इंटरवल्स में डिवाइड किया, मैंने बोला टोटल जो है बॉडी 125 किलोमीटर चली है, तो हर एक घंटे में कितनी चली? 25। और चेक करें, तो हमने चेक करा तो पाया कि हर एक घंटे में 25 ही चली। तो अब हमें लगने लगा कि ये यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। फिर हमने कहा चलो आधे आधे घंटे का तोड़ के देखते हैं, हर आधे आधे घंटे में वो 12.5 किलोमीटर ही चली, तो लग रहा है यूनिफॉर्म है। लेकिन जब हमने 15-15 मिनट के इंटरवल्स में तोड़ा, अब गड़बड़ हो गई।
पहले 15 मिनट वो 10 किलोमीटर चली, अगले 15 मिनट 2.5 किलोमीटर चली। अब क्या हम इसको यूनिफॉर्म बोले? नहीं। अब वही जो बड़े इंटरवल्स के लिए यूनिफॉर्म लग रहा था, वही छोटे इंटरवल्स के लिए क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। तो फिर क्या हम उसे यूनिफॉर्म बोले या नॉन यूनिफॉर्म बोले? हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बड़े इंटरवल्स के लिए यूनिफॉर्म, छोटे इंटरवल्स के लिए नॉन यूनिफॉर्म। नहीं, हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। हम कहते हैं यूनिफॉर्म वो है कि कितने छोटे टाइम इंटरवल्स भी कर दो, तब भी हर टाइम इंटरवल में डिस्टेंस बराबर हो। अगर स्पीड यूनिफॉर्म होगी, जितने टाइम के लिए भी यूनिफॉर्म होगी, चाहे 2 सेकंड के लिए ही हो, उस 2 सेकंड को तुम जितने हिस्सों में भी डिवाइड करोगे तो हर एक हिस्से में बराबर डिस्टेंस ही तो कवर करेगी बॉडी। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं अभी नोट कर रहा हूँ, वो देख गाड़ी जा रही है। एक मिनट, डेटा खराब हो जाएगा मेरा। हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर 5 घंटे में 125 किलोमीटर करा तो 1 घंटे में 25 करेगी बॉडी। हमने नोट किया तो उसने एक्चुअल में 25 करा। आधे आधे घंटे का नोट किया तो उसने एक्चुअल में 12.5 12.5 12.5 12.5 ऐसे करेगी। लेकिन 15-15 मिनट का नोट किया तो बराबर नहीं आया। तो वही जो बड़े टाइम इंटरवल्स के लिए यूनिफॉर्म लग रहा था, वो छोटे के लिए क्या निकला? नॉन यूनिफॉर्म। तो हम उसे यूनिफॉर्म बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। आधी फीस उधर मत दे दियो। इंटर्नशिप के पैसे नहीं मिलते ना, हैं? अरे यूनिफॉर्म नहीं है वो भी, उसकी स्पीड बढ़ती घटती रहती। हाइपोथेटिकली, हाँ सही है, ऐसे कोई याद नहीं है। अब जैसे ये पंखा है, ऐसा लग तो रहा है कि ये एक सेकंड में फिक्स नंबर ऑफ रोटेशंस कर रहा है, लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट की बात करूं, हो सकता है कि जब इस रोटेशन में एक एयर का मॉलिक्यूल ज्यादा हो, अगली में कम हो, तो वो जो एयर का मॉलिक्यूल इस रोटेशन में फ्रिक्शन इसको दे रहा था, अगली रोटेशन में नहीं दे रहा है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इस रोटेशन में इसकी स्पीड कम होगी। हाँ हाँ हाँ। क्या क्या सेम आ गया? हाँ हाँ। लेकिन डिफरेंशिएटेड सेकंड का कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है ना। तो तुम मैं कह रहा हूं उससे भी छोटे के लिए, मैं कह रहा हूं उससे भी छोटे के लिए, पर हम तब मानते हैं कि जब सबसे छोटे के लिए आएगा तो यूनिफॉर्म है। हाँ, तो गले लगा ले, तेरा गला ना कट जाए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, speed has constant value throughout the motion, covers non-uniform unequal distances, variable value है and changes with time, मीटर पर सेकंड होता है, और यूनिफॉर्म मोशन का जनरली मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, सब से सेम लिख। आगे बताओ। एवरेज वेलोसिटी, अब वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर क्वांटिटी है, नेट डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज मतलब एक फाइनाइट डिस्टेंस के लिए, थोड़े बड़े टाइम के लिए। इंस्टेंटेनियस मतलब जो डिफरेंशिएशन से निकाली थी ठीक उस इंस्टेंट पे, ठीक, यानी dx बाय dt। हाँ, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही तो हुई, क्योंकि अगर इंटरवल इतना छोटा है तो इतने छोटे इंटरवल के लिए बॉडी ना ही तो डायरेक्शन बदल पाएगी ना ही वैल्यू बदल पाएगी, तो वो जो स्पीड और वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के लिए होगी वो हमेशा क्या होगी? सेम।
हाँ, और एक्सेलरेशन भी पता होगा तुम्हें, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। मतलब चलो एक्सेलरेशन को हम समझ लेते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन से समझ लेते हैं सारी चीजें। अब आ जाओ डेप्थ में, देखो। हाँ, तो टाइम पे आया नहीं, अब नया चैप्टर का क्या करेगा यार। ये रियांश और लक्षित में से एक ही आएगा, अब मैं पहले भी टोक चुका हूं तुमको, है नहीं, वो नहीं कर रहा ना डिस्टर्ब, और तूने पढ़ा भी हुआ ये सब कुछ। बेटे मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम इतने डिस्टरबेंस मत क्रिएट करो क्लास के अंदर। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चुप हो जाओ। देखो, जो क्लास 11th के फिजिक्स के सिलेबस की बात करूं तो जितनी क्लासेस मिली हैं, अगर मैं बोलूं कि हर महीने 12 क्लासेस होंगी और 12 महीने तक होंगी, तो जितनी क्लासेस मिली हैं 144, वो भी कम है। उसमें भी भगा भगा के कराना पड़ेगा, उसमें भी तुम उस क्लास में आके बीच में बातें कर लो और मैं टोकने बैठ जाऊं कि मत बोलो मत बोलो मत बोलो, तो हो लिया फिर सिलेबस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है कि यहां पर एक बॉडी है, 0 सेकंड पे, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, यहाँ इसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, फिर इसकी यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड, ऐसे। तो एक तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, तो वेलोसिटी जब बढ़ती है तो एक्सेलरेशन नाम की चीज पिक्चर में आती है। इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन वर्ड नहीं सुनोगे कहीं भी, एक्सेलरेशन इज 0। कार में जो पेडल होता है जिसको एक्सेलरेटर बोलते हैं, उसका काम क्या होता है, स्पीड बढ़ाना। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन वर्ड इज रिलेटेड टू चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी किस वैल्यू से, किस रेट से चेंज हो रही है उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे अगर इस वाले ये डेटा तुम्हें दे दिया जाए, तो इस डेटा को देख के तुम बता सकते हो कि वेलोसिटी के चेंज होने की वैल्यू क्या है, क्या है 2 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल है, 4 बार हिला। क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है, बिकॉज हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। ये नहीं कि पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा, दूसरे सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड बढ़ा, ऐसा तो नहीं है। तो एक्सेलरेशन हुई कि इसको हमको बताना है कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई और कितने टाइम में हुई। तो हम क्या बोलेंगे, 2 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, या हम इसको बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड, है ना। और मैथमेटिकली उसको बोलेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जब तुम बोलोगे 2 मीटर पर सेकंड तो नीचे 2 सेकंड आ गए। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड। और अगर यही ऐसे, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हमारा डेटा ये होता कि 0 पे 0 मीटर पर सेकंड, 1 पे 3 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद हो गई 4 मीटर पर सेकंड, और 3 सेकंड बाद हो गई 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन तो यहां भी है बिकॉज स्पीड बढ़ रही है, बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हमारे पास जो इक्वेशंस हैं जो अब हम यूज करने वाले हैं वो इक्वेशंस नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केस के लिए नहीं, वो इक्वेशंस किसके लिए हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। इसलिए उनको कहा जाता है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जो 3 इक्वेशंस तुमने पढ़ी थी 9th, हाँ अभी 4th भी आएगी, अब इसी टॉपिक में जो हमने शुरू कर दिया। समझ में आया? तो एक्सेलरेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और एक्सेलरेशन के साथ साथ रिटार्डेशन वर्ड का भी मतलब पता होना चाहिए। रिटार्डेशन क्या हुई? जब स्पीड घट रही हो। और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियरली पता होना चाहिए। और ये जरूर पता होना चाहिए कि जो इक्वेशंस हम लोग अब लगाने वाले हैं वो किस केस के लिए यूज करनी है। ठीक है? और जो 9th में क्वेश्चंस थे इन इक्वेशंस के बेसिस पे तुम वहीं अटक जाते थे कभी कभी। जो 9th का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो यहाँ पे, वहां से तो शुरुआत ही होगी। ठीक है? तो तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स करने हैं। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को डिराइव करने के 3 तरीके: एल्जेब्रिक मेथड, कैलकुलस मेथड, ग्राफिकल मेथड। ठीक है? एल्जेब्रिक मेथड बच्चों वाली चीज है और तुम बच्चे ही हो तो मैं करा रहा हूं। है तो सिलेबस में, फटाफट से निपटा देते। ऐसा नहीं कि 11th में है नहीं। हाँ यहां से तो लिखना ही है ना, क्योंकि इससे पहले वाला जो स्लाइड्स पे लिखा है वो तो मैं स्लाइड्स ही भेज दूंगा। नोट्स तो तुमने पूरे पूरे ही बनाने हैं। कभी बीच में कोई ऐसी चीज आएगी जहां थ्योरी ज्यादा होगी तो मैं बोलूंगा नहीं, उसको मैं भेजूंगा, लेकिन फिर उसको नोटबुक में कॉपी करना। नोट्स तो पूरे ही बनाने पड़ेंगे ना ऑर्डर में, नहीं तो एग्जाम जब आएगा कंफ्यूज हो जाओगी कहां से पढ़े कहां से नहीं पढ़े। लेकिन लिखना तब है जब मैं, हाँ पूरा स्लाइड कंप्लीट कर लूं, बीच में नहीं लिखना। चैप्टर का नाम है, चैप्टर 2 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। काइनेमैटिक्स इज नॉट द नेम ऑफ द चैप्टर, वो एक यूनिट है जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, दूसरा और तीसरा। तो बेटर है कि तुम इसको लिखो चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और शुरू के 2 पेज भी छोड़ दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है? अभी लिखना नहीं है। तो मैंने टॉपिक जल्दबाजी में इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि ये बहुत इजी से थे और इनका आइडिया भी तुम्हें होगा। लेकिन अगर कोई है जो कह रहा है कि नहीं पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्योंकि मैंने 9th में भी नहीं पढ़ा था, तो मुझे बता देगा तो मैं उसकी कुछ हेल्प करूं। देखो लिखना नहीं है अभी, पहले इधर देखो। ये बॉडी चलती हुई जा रही है तो यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि तुमने बॉडी के मोशन को कब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। इनिशियल मतलब क्या? इनिशियल को सबके लिए इनिशियल अलग अलग है। किसी ने मोशन को अभी ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, कोई 5 मिनट बाद देख रहा है उसको। तो जिसने जब उस बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तब वो उस बॉडी की वेलोसिटी को क्या कहता है? इनिशियल वेलोसिटी। और तब वो अपने टाइम को क्या कहता है? t इक्वल टू 0। और जहां तक वो बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व करता है उसे वो क्या कहता है? फाइनल वेलोसिटी। उसका मतलब ये नहीं कि बॉडी वहां रुक गई, बॉडी तो अपना आगे भी जा रही होगी, लेकिन उसने वहां से ऑब्जर्व करना छोड़ दिया तो उसके लिए वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो ये बॉडी इस पाथ के अलोंग चल रही है, हमने यहां से यहां तक ऑब्जर्व किया तो ये u है और ये v है, और ये a एक्सेलरेशन से चल रही है, s डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, और टाइम कितना लगा इसको? t। तो फॉर दिस केस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ये केस है जिसके लिए हमारे पास 3-4 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन है, ये अलजेब्रिक मेथड है, ठीक है ना, डेरिवेशन का अलजेब्रिक मेथड है। तो पहली इक्वेशन जो आती है वो तो आती है एक्सेलरेशन की जो कोर डेफिनेशन है उससे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? v माइनस यू। टाइम कितना लगा? t। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। ये पहली इक्वेशन है, सिंपल सी। दूसरी,
अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन हम जहां से शुरुआत करेंगे उस शुरुआत को ही एक एक्स्ट्रा इक्वेशन में काउंट किया जाता है। बेटर है कि हम भी उसको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन ही मान लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस, चेक नहीं करा अभी होमवर्क क्या था इनका? वो मैं देख लूंगा, फिजिक्स का नहीं था। हाँ, एवरेज वेलोसिटी, एक यहां पे ना हम एक वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से सुनना। वो वैल्यू है, उसका एक लॉजिक है, वी एवरेज वी प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। अभी तो हमने देखा था कि एवरेज निकालने के लिए बड़े पंगे करने पड़ते हैं, V1 T1 प्लस V2 T2 और वो सब, ठीक। अगर मैं तुम्हें 10 नंबर्स दूं और मैं बोलूं उनका एवरेज निकालो, तो क्या करोगे? सबका सम करके डिवाइड बाय 10। बट अगर वो 10 के 10 नंबर एक ऑर्डर में हो, एपी तो तुम सब जानते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर वो सब एपी में हो, 2, 5, 8, 11, 14 एपी में हो, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें उन 10 के 10 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 10 करने की जरूरत नहीं है। सबसे छोटा सबसे बड़ा डिवाइडेड बाय 2, तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो इफ द नंबर्स आर इन अ यूनिफॉर्म ऑर्डर, तो एवरेज निकालने के लिए देयर इज अ शॉर्टकट, सबसे छोटा प्लस सबसे बड़ा डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। तो फिर दिस होल स्ट्रेच ए बी, हम श्योर है ना कि सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? u, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? v। तो v एवरेज क्या हुआ? u प्लस वी अपॉन 2। क्लियर है? तो अगर मैं u प्लस वी अपॉन 2 कर दूं, मान लेते हैं यहां पे इस बॉडी की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड और यहां तक आते आते इसकी वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं u प्लस वी अपॉन 2 कर दूं, तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 25 मीटर पर सेकंड। अब इस 25 मीटर पर सेकंड का एक सिग्निफिकेंस है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ये जो वेरिएबल वेलोसिटी से ये डिस्टेंस कवर करी गई, यही डिस्टेंस अगर इतने ही टाइम में कोई फिक्स्ड वेलोसिटी से कवर करना चाहता, तो वो फिक्स्ड वेलोसिटी ये होती। नहीं समझे? जैसे एक बैट्समैन है, उसने 10 मैच खेले, 10 मैच के बाद उसकी एवरेज निकल के आई 40, तो क्या उसने हर मैच में 40 रन बनाए? नहीं। तो उसने 10 मैचों में टोटल 40 रन बनाए, टोटल 400 रन बनाए। पहले में 10 बनाए, दूसरे में सेंचुरी मारी, जो भी, लेकिन टोटल 10 मैचों में कितने रन बनाए? 400। 400 को हमने 10 से डिवाइड किया तो एवरेज निकल के आ गई 40। लेकिन अगर वो हर मैच में 40 रन बनाता, तो भी तो एवरेज यही आती, तो भी तो 10 मैचों में 400 रन ही बनते, है ना? तो हम ये कह रहे हैं कि अगर अगर ये बंदा एक वेरिएबल स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है और वो इस डिस्टेंस को एक गिवन टाइम में कवर कर रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वो फिक्स्ड स्पीड से चलता ताकि उसको यही डिस्टेंस इतने ही टाइम में कवर करना होता, तो वो फिक्स्ड स्पीड क्या होती? कि अगर उस बैट्समैन को हर मैच में बराबर रन बनाने होते, तब भी उसके 10 मैच के बाद 400 रन ही होते, तो वो बराबर रन क्या होते? 40। तो यही हम कह रहे हैं कि ये वेरिएबल स्पीड से चला, लेकिन अगर इसको एक फिक्स स्पीड से चलना होता ताकि इतना ही डिस्टेंस इतने ही टाइम में कवर होता, तो वो फिक्स स्पीड क्या होती? v प्लस यू अपॉन 2। मतलब ये यहां पे इसकी स्पीड है 10, यहां पे इसकी स्पीड है 40, तो इसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया एक गिवन टाइम में। लेकिन अगर ये यहीं पे एक फिक्स्ड 25 की स्पीड से चलता, तो भी ये उतना ही डिस्टेंस उतने ही टाइम में कवर कर लेता। तो इस पूरे स्ट्रेच के लिए क्या मैं मान सकता हूं कि v एवरेज यानी v प्लस यू अपॉन 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है ना? और अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई, देन
वो बचपन से जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तब तो वो इक्वेशन यूज की जा सकती है। पर वी एवरेज का क्या करोगे, वो तो इसकी वैल्यू है ना। मैं ये कह रहा हूं अगर वो ये डिस्टेंस इस कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और वो डिस्टेंस है एस और टाइम है टी, तो वो डिस्टेंस एस जो हुआ वो वी एवरेज इंटू टी नहीं हुआ। आप नॉर्मल जो फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो यहां क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहां स्पीड कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मुझे एक कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू मिल जाए तब तो लगा सकता हूं। तो जो वी एवरेज है ये कांस्टेंट स्पीड की तरह ही तो ट्रीट कर रहे हैं। तो वी एवरेज कितना हो गया, v प्लस यू अपॉन 2। तो एस वी एवरेज इंटू टी हुआ कि नहीं हुआ? तो एस इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। समझ आया? और अगर v की जगह u प्लस ए टी लिख दें, प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, एस इक्वल टू यू प्लस यू कितना हो गया, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। अब अगर इस t को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड कर दें तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से आती है दूसरी इक्वेशन। ठीक है, तो कभी कभी बोल देते हैं कि ये है दूसरी, क्योंकि ये भी एक अलग इक्वेशन है और ये काम आती है, और ये फिर होगी तीसरी। लेकिन मेन जो 3 है 9th में जो पढ़ी थी उसमें से ये दूसरी हो गई। और फिर तीसरी इक्वेशन निकालते हैं। अब तीसरी इक्वेशन की नीड क्या है? अगर टाइम ना दिया हो, जो पहली और ये इक्वेशन है इसमें तो टाइम है। कुछ क्वेश्चन तुम्हें ऐसे भी मिलेंगे जिसमें टाइम ही ना दिया हो, फिर उसके लिए भी हमें एक इक्वेशन चाहिए, तो वो हम यहां से यूज कर लेंगे ना। इस पार्ट में से ही हम टाइम की वैल्यू डाल देंगे, s इक्वल टू बी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी करके s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस बाय 2a, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a। ये तीसरी है ना। ये फिर आती है चौथी इक्वेशन, t की वैल्यू डाल दी ना, ये वाली इस वाले t की जगह, यहां से बताओ t की वैल्यू क्या आएगी, a इधर जाएगा t इधर जाएगा। हाँ, और ये सिर्फ इस केस के लिए थोड़ी है, सब कुछ आता ही है। एक बेसिक चीज अगर क्लियर हो तो वहीं से निकल के आता है हर टॉपिक में सब कुछ। अब वो क्लियर नहीं हो तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। अब आती है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ इक्वेशन क्या है, ये लिखना पहले? हाँ, इसको लिख लो पहले, फिर जगह खाली हो। 2 पेज छोड़ के। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। इसका क्या मतलब है? ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से तुम्हें क्या मिलता है? पूरे इंटरवल का। जैसे अगर तुम्हें बोला जाए फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, पहले 10 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये इक्वेशन लगेगी। अब जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो ये पूछेगी कि सिर्फ 10वें सेकंड में कितना किया, माइनस कर दो 9 सेकंड।
उसके लिए अब क्योंकि वो चीज बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछी जाती है, तो हम ये लंबा पाथ नहीं लेंगे, हम उसके लिए भी एक इक्वेशन डिराइव कर लेंगे। नहीं, पहले समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? कि अगर तुम्हें क्वेश्चन आए कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, मतलब फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 10th सेकंड ओनली, अगर बोला जाए पहले 10 सेकंड का तो ये लगेगी, और सिर्फ 10वें सेकंड का, पहले 10 सेकंड का निकाल लो, फिर 9 सेकंड का निकाल लो, 10 सेकंड वाले में से 9 सेकंड वाला डिस्टेंस माइनस कर लो, तो 10वें सेकंड में कितना ट्रेवल किया वो आ जाएगा। पर मैं कह रहा हूं ये लिए लंबा पाथ है, हम एक छोटा पाथ लेंगे, तो उसको लिखते हैं dn। dn मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड ये हुआ कि नहीं हुआ कि n सेकंड में कितना किया, -n-1 सेकंड्स में कितना किया, तो इसमें t की जगह पहले क्या डाल दो, n, फिर t की जगह क्या डाल दो, n-1, जो डिफरेंस जो इनको सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो हमारी फाइनल इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन के बिना भी वो क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, सीधा माइनस करके, लेकिन वो लंबा पड़ता है और ये पूछा बहुत क्वेश्चंस में जाता है, तो क्यों ना हम एक छोटी इक्वेशन निकाल लें इसके लिए। हाँ, ये आएगा पूरा ओपन करके, और क्या कटा, तो dn हुआ u, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर तुम इसको खोलोगे तो यही आएगा। इसको एक बार इसको खोलें तो 2 से 2 कटेगा, तो एक तो टर्म बचेगी an, ये रहा an, और एक बचेगी -a/2, ये रहा -a/2। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, क्योंकि इसको ऐसे याद रखना थोड़ा आसान रहता है। दिस इज कॉल्ड फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। 11th में ये भी उतनी ही कॉमन और इंपॉर्टेंट है जितनी पहली तीन होती है 9th। हाँ,